हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय रितेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की क्लास में मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी बताया था कि आज इवनिंग में एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो हमारी लगने हैं क्या नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोटिफिकेशन में बताई गई थी वो कंपलसरी है, ज़रूरी है, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के सभी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के पहले से मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने मित्रों में और इस चैनल को शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, ये विज्ञापन आपका निकला हुआ था 12/11/2021 को, जिसमें ये वैकेंसी आई हुई थी। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि भी दी गई थी। हमारा पेपर भी हो चुका था प्रारंभिक, उसका रिजल्ट भी आ गया था। मुख्य परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है क्योंकि अभी उस रिजल्ट पर सस्पेंस चल रहा है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उस पर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको बता भी रहा हूँ, लिख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है संपूर्ण चयन ऑब्लिक भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों हेतु अर्हता अभ्यर्थी का चयन अधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2016 व अन्य संबंधित नियम व प्रावधान लागू होंगे। इनके हिसाब से जो भी इसमें जो प्रावधान है, इनके जो नियम के अकॉर्डिंग वो आपके यहाँ पर लागू होंगे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ें अच्छे से। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। वे सभी कैंडिडेट जिनका रोजगार पंजीयन जीवित पंजीयन है वो तो ठीक है, और जिनका नहीं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंशन किया था कि जब आप फॉर्म भरें उस समय आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, रोजगार का पंजीयन। अगर आपके पास नहीं था और आपने चीटिंग करके या कहीं से भी फिल कर दिया था तो अब आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे, क्योंकि उस समय वो देखेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट डीबी होगा कि आपने जब फॉर्म किया था उस समय आपके पास जीवित पंजीयन था उस डेट पर। अगर नहीं उसके बाद है तो फिर यहाँ पर आपके लिए अभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी के लिए कंपलसरी है कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य। अगर वो आपका एक्सपायर भी हो गया था तो फिर आप दिक्कत है शायद डीबी में बाहर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका सेकंड यहाँ पर था। तीसरा पॉइंट दिया गया था कि अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा पहले की नोटिफिकेशन में आया था, लेकिन बाद में फिर इस चीज को हटा दिया गया था। स्टेनो वाले ग्रेड 3 की पोस्ट पर भी ले सकते थे, तो इसको उन्होंने संशोधन किया था। चौथे में बोला गया है कि एक ही पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। ये चीज छोड़ें, अभी अभी जो हमारा है उस पर हम देखते हैं फोकस। देखें 6 नंबर पॉइंट, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि या अंक सूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। समय के बाद सही रूप से भरे गए आवेदक पत्र जिनके साथ वेतन शुल्क अदा किया गया है वे मान्य होंगे, अन्यथा नहीं। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, जैसा उन्होंने बोला गया है वैसे ही। मेन पॉइंट क्या है उस पर हम आगे चलते हैं। वैकेंसी कितनी थी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो और मैन है उस पर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वही हाँ यहाँ से आप देखें पदों की क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए क्या बोला था, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो, एनी डिसिप्लिन, चाहे आपका बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी। क्लियर। सेकंड में बोला गया था सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी और एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। सीपीसीटी सबके लिए कंपलसरी था पास होना। अगर आपके पास उस समय सीपीसीटी पास नहीं था और आपने फॉर्म फिल कर दिया था अपनी मर्जी से भी, अगर उस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो भी रिस्क है, या सर्टिफिकेट आप एग्जाम में आपने सीपीसीटी का स्कोर कार्ड गलत फिल कर दिया है तो भी दिक्कत है आपके लिए। तो सीपीसीटी कंपलसरी था, उस डेट तक आपके पास होना चाहिए अंक सूची, ये उन्होंने ऐसा बोला गया था। बाकी डेट में अगर आपने कोई जल्दबाजी में भी गलती की है तो भी आपके लिए यहाँ पर समस्या है, क्योंकि कोई भी त्रुटि होती है तो फिर आपके लिए वो हटा दिया जाएगा और आपको बाहर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जैसे अभी पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम में हुआ डीवी में, सेम प्रोसेस है।
तीसरा, हिंदी शॉर्टेस्ट एग्जाम पास्ट विथ स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 100 वाला जो आपका बोर्ड है वो आपका होना चाहिए, ये चीज। चौथी चीज है कि 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। इनने ये मेंशन नहीं किया है कि डीसीए पीजीडीसी, लेकिन 1 साल का कंप्यूटर में वही आता है डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ओ लेवल भी आता है, लेकिन यहाँ पर 1 साल के डिप्लोमा की बात कर रहे हैं जो आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी डीबी के लिए है तो आपके 1 साल के पास आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं था और आपने फॉर्म किया है तो भी आप प्रॉब्लम में है। ये आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, मार्कशीट नहीं आया, आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आपने फॉर्म फिल कर दिया तो भी आप समस्या में, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास नहीं था। क्लियर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ सेम प्रोसेस। इसमें भी वही चीज़ दी गई थी आपके पास कि डिग्री होनी चाहिए, सीपीटी स्कोर कार्ड, इसमें 80 वर्ड पर मिनट, उसमें 100 थे, और 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पे भी कंप्यूटर का मांगा गया था। अब बात करते हैं हम अपनी ग्रेड 3 के लिए। तो ग्रेड 3 में यहाँ पर देखें क्या लिखा है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम, एक कोई भी डिग्री हो आपके पास उसकी अंक सूची तो होना जरूरी है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड, आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए पास, वो भी उस टाइम जब फॉर्म निकला था आपका 21 में, लास्ट में 12 नवंबर या दिसंबर जो डेट दी गई थी उस समय जब एडवर्टाइजमेंट आया था आपका नोटिफिकेशन, उस समय आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए थी सीपीसीटी पास। ऐसा नहीं कि अभी आप पास करो और फिर दिखा दो कि सीपीसीटी क्वालिफाई, ऐसा नहीं, उस टाइम पे पूछा गया था कि उस टाइम जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे आपके पास सीपीसीटी स्कोर पास का सर्टिफिकेट होना था, तब आपका वो मान्य होगा। तीसरा बोला गया है इसमें जो है वो कंपलसरी 1 साल का डिप्लोमा, 1 ईयर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में पास। अभी ऐसा नहीं कि आपने उस समय फर्स्ट सेमेस्टर दिया था तो उसका डाल दिया, अब सेकंड अभी हुआ तो आप फिर करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये चीज पॉइंट। और आगे की उसमें हम चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा और इसमें क्या बताया गया है, देखें, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ रहे थे। इसमें देखा है कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3 और 2015 इस तरीके से देखें कि कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ देखा गया कि कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष डिप्लोमा के अलावा 1 साल के अलावा ये कौन सी यहाँ पर है जो मान्य रहेंगी, स्पष्ट लिखा है समकक्ष निम्न मान्य योग्यता लागू होगी। पहला पॉइंट BE बैचलर ऑफ इंजीनियर, जैसे CS कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, IT या MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो BCA से बड़ा मास्टर डिग्री होती है। BCE होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर, MCA है मास्टर ऑफ कंप्यूटर में। तो BE में भी कौन सा बोल रहे हैं, CSE, IT, फिर MCA लिखा है MCA, तो MCA यहाँ पर आपका पात्र रहेगा। BCA भी रहेगा, MSc ITCS में BSc ITCS, MTech ME इत्यादि। आगे लिखा गया है इनने AICTI से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास AICTI से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो भी वो मान्य करेंगे, इनने खुद बोला है ये नोटिफिकेशन में। तीसरा पॉइंट BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन करते हैं उसे मान्य नहीं किया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे रहते हैं कि जो BSc करते हैं, BCom करते हैं या करते हैं, तो इनके साथ क्या होता है एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो वो अगर ऐसा है कि एक सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो वो मान्य नहीं होगा, स्पष्ट तौर पर बोला है। लेकिन BCA और MCA जो यहाँ पर बोला है वो मान्य होगा। क्लियर है आपके पास, अगर आपने 1 साल के डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपके पास BCA MCA है तो यहाँ पर वो मान्य करेंगे, लेकिन CPCT होना कंपलसरी है। इनने जो बोला है हमने केवल वही आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हम इसमें नहीं इतना डिटेल में जाना है, केवल यहाँ पर क्या देखना है इसको देख सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जिनको आरक्षण है OBC SC ST, इनके लिए बात कर रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थता विचार में नहीं ली
जाएगी। मध्य प्रदेश के जो रहेंगे जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए बोला गया कि जो आपका जाति होगा वो आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, तभी उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा विचार में भी नहीं लिया जाएगा। क्लियर? अगर किसी दूसरे से बनवाया तहसीलदार से या इनसे तो शायद वो ना हुआ आपके लिए। कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो इनको ठीक है, इनको नहीं, हमें जो मेन था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं और वहाँ जाके फिर क्लियर हो, तो अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपने छुपाई तो भी आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेन जो बिंदु थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, देखो स्पष्ट लिखा है दस्तावेज, देखो लिखा है ना, उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों का अभियोजन किया जा सकता है, निरस्त उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। और फिर यहाँ पर जो दस्तावेज है, अगर आपने कोई चेंजेस किया कि कुछ डॉक्यूमेंट भरते समय, आपने फॉर्म भरते समय कुछ जानकारी दी थी, बाद में कुछ दे रहे हैं, और अगर ऐसा आप गुमराह कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो फिर आपके ऊपर विचार नहीं, आपको सीधा अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, स्पष्ट तौर पर उन्होंने मेंशन किया है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिसिप्लिन जो रहेगा उसको आपको नहीं तोड़ना है। डिसिप्लिन अगर आपने कहीं से भी कुछ भी करा तो निर्णय फिर वो ले सकते हैं। जैसे लिखा है कि परीक्षा भवन में चिल्लाना बोलना, इस तरीके मेन एग्जाम हो या प्री तो हो गया, लेकिन मेंस के लिए भी ये चीज़ आप रखें। तो जो अभी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उनका हमें पालन करना पड़ेगा। आयु के लिए उन्होंने ये सब पहले बता चुके थे, इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन था उद्देश्य वो इसमें था BCA MCA वालों के लिए, तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं ये सभी चीज़ें कि उनने क्या बताया है। उनने ये चीज़ बता दी कि कौन सी इसमें हम करेंगे मान्य, कौन सी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, BA BCom वगैरह जो आपका है, अगर उसमें एक कंप्यूटर विषय है तो वो आपका अपात्र घोषित रहेगा, उसको मान्य नहीं किया जा सकता। और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है BE वगैरह CS से तो भी वो पात्र में रहेगा, जैसा इन्होंने बोला है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके पास उसके अलावा भी 1 साल का डिप्लोमा है तो उसको ज़रूर आप लगाएं, रिस्क ना लें आप बिल्कुल। क्लियर दोस्तों? तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम, जो भी अपडेट आता है आज की क्या हुआ है आज का डिसीजन, उसके बाद उस पर वीडियो करेंगे और फिर उस पर लाइव भी करेंगे। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही, जो चीज़ हमें बतानी थी उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार वो सभी कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये जो जानकारी दी गई है क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं, ऐसे या नो करके, और आपको कितना यहाँ से जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है आपको, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।